क्या भारत में एससी एसटी वर्ग के लोगों के आरक्षण पर संकट आने वाला है? जी हां, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे लेकर संविधान पीठ का गठन भी कर दिया है। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही आपको आज एक विशिष्ट मेहमान से मिलाएंगे। ये भारत के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 15 साल तक गद्दार रह चुके हैं और ये बात मेरी नहीं है, ये खुद अपनी जबान से कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। आप अक्सर देखते होंगे फिल्मी कलाकारों तथा नामचीन हस्तियों के कुछ खास अंदाज या भाव को लोग अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे नमस्कार देवी और सज्जनों, झक्कास, खामोश, अरे ओ कालिया, कितने आदमी थे। इस मामले को लेकर मशहूर अभिनेता अनिल कपूर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। इसे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यदि आपने कभी ऐसा किया तो मामला गड़बड़ा सकता है। इसके साथ ही बात प्रियंका गांधी की भी करेंगे। अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी की एक छोटी सी कहानी को शेयर करते हुए उन्होंने जनता के बीच भारत की आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। एक बार फिर से यूट्यूब पर वीडियो न चलने की शिकायतें लगातार आ रही हैं, मगर कष्ट के लिए खेद है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं कैसे क्या हो रहा है। आइए सबसे पहले मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के ठीक पहले की एक नई कहानी पर ध्यान दे दीजिए। आप अक्सर देखते होंगे कि बड़े बड़े पदों पर रहने वाले अधिकारी चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देते हैं और राजनीति में कूद जाते हैं। ऐसा लगभग सभी राजनीतिक दल करते हैं, अधिकारियों को इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़वाते हैं। मगर हाल फिलहाल में इस मामले में सबसे आगे यदि कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ये भी देखा जाता है कि यदि अधिकारी इस्तीफा देने के बाद वर्तमान के सत्ताधारी राजनीतिक दल से ही चुनाव लड़ने वाला होता है तो इस्तीफे में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। मगर यदि ऐसा हो जाए कि इस्तीफा देने वाला अधिकारी किसी अन्य राजनीतिक दल से चुनाव लड़ना चाहता है या लड़ सकता है और सत्ताधारी दल का खेल बिगाड़ सकता है तो फिर इस्तीफा अटक जाता है। कुछ ऐसा ही आरोप मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने वहां की सरकार पर लगाया है, यानी शिवराज सरकार पर लगाया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कहा है कि 22 जून को ही मैंने डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन सरकार ने मंजूर नहीं किया। जानबूझकर मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मुझे आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। निशा बांगरे का कहना है कि उन्होंने 6 सितंबर को जारी आदेश का जवाब देते हुए प्रमुख सचिव को 4 पेजों का लेटर लिखा। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे सजा दे दी जाए वो स्वीकार लूंगी, लेकिन इस्तीफा अस्वीकार करके मुझे चुनाव लड़ने से न रोका जाए। डिप्टी कलेक्टर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और मुझे संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका गया तो मैं बाबा साहेब की बेटी हूं। आगामी विधानसभा चुनाव दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे लड़ने से रोक दे। यदि मेरा नामांकन पत्र अस्वीकार हुआ और मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी, अन्न और जल सब कुछ त्याग दूंगी और इन सब की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि चूंकि निशा बांगरे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, शायद इसी वजह से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या राजनीतिक द्वेष के कारण किसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? निशा बांगरे ने चुनाव आयोग तथा न्यायालय से न्याय की उम्मीद लगाई है। आगे आगे देखिए चुनाव तक और कौन कौन से दांव पेच चलाए जाते हैं। आइए अब चुनाव की चर्चा हो ही रही है तो छत्तीसगढ़ चलते हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची थी। वहां पर इन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की एक कहानी लोगों को सुनाई और बताया कि एक वक्त जब प्रियंका की उम्र 12-13 साल की थी, उनके पिता राजीव गांधी अमेठी से सांसद तथा भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय वो अपने पिता के साथ अमेठी के किसी गांव में गई थी। जब उनके पिताजी लोगों से बातचीत कर रहे थे तभी एक महिला आकर उन्हें जोर जोर से डांटने लगी। वो महिला बोली कि ये मेरी सड़क है जो कि बरसात में डूब जाती है, तुमने इसके लिए क्या किया? मेरे पिताजी जवाब दे रहे थे। जब हम लौट रहे थे तो पिताजी से मैंने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा दायित्व है और ये उसका कर्तव्य था, यानी उस महिला का कर्तव्य था, उसका अधिकार था कि वो अपनी समस्या को मुझसे कहे और मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकूं। जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। तो ये वो समय था जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति भी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता था। ये उस दौर की राजनीति थी, लेकिन आज की राजनीति बदल चुकी है। आज मैं 40 साल से ज्यादा की हो गई हूँ, बुढ़िया हो गई हूँ। अभी मैं एक गांव में गई थी, वहां चूल्हे पर खाना बनाते हुए एक महिला को देखकर मैंने पूछा कि सिलेंडर नहीं है क्या? तो उस महिला ने कहा कि सिलेंडर है, लेकिन पैसे की कमी में सिलेंडर भरवा नहीं पाई हूँ। घर में कोई रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, कई तरह की समस्याएं हैं। तो मैंने फिर उससे पूछा कि क्या तुम वोट अपने वर्तमान विधायक को ही दोगी? तो उसने कहा कि हाँ, अपने वर्तमान विधायक को ही वोट दूंगी। मैंने जब
कारण जानना चाहा तो उसने कहा कि हमारी जाति धर्म का है। तो ये आज की राजनीति है जो कि जिम्मेदारियों से ज्यादा जाति और धर्म के नाम पर चलने लगी है। यानी प्रियंका गांधी ने यह बताने की कोशिश की कि लोग अपने असल मुद्दों को छोड़कर किस तरीके से जाति और सांप्रदायिक राजनीति के शिकार बनाए जा रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और कितने गहरे तक ये सारी बातें उतार दी गई हैं जो कि भारत के भविष्य के लिए किसी भी रूप में नुकसानदेह ही होगा। अब छत्तीसगढ़ से राजस्थान चलिए। यहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे थे, मगर जो बातें उन्होंने कही हैं उन पर गौर करिए और प्रियंका गांधी की बातों को ध्यान में रखिएगा। यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करने से पहले आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी होंगी, जैसे कि साल 2001 से 2015 तक हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे और सत्ता में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर बाकायदा बुकलेट जारी करके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। मगर जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ साल पहले इन्होंने भाजपा ज्वाइन की और सबसे पहले इन्हें वॉशिंग मशीन में डुबकी लगवाया गया और डुबकी लगाने के बाद क्या होता है ये भी आप सब जानते हैं। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि कांग्रेस और गद्दार शब्द एक ही है, दोनों का अलग अलग मतलब नहीं है। यानी कि यदि किसी को गद्दार कहना हो तो आप उसे कांग्रेस कह दीजिए। मगर सोचने वाली बात यह है कि 2001 से 2015 तक क्या यही हेमंत बिस्वा शर्मा गद्दार थे? यही कहना चाहते हैं क्या एक गद्दार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने भीतर शामिल करवा लिया और फिर एक गद्दार को असम का मुख्यमंत्री बना दिया? यहां पर मेरा किसी पर कोई आरोप नहीं है, मैं तो बस वही बात कह रहा हूं जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। क्या यह सवाल नहीं बनता कि लगातार लगभग 15 सालों तक हेमंत बिस्वा शर्मा एक गद्दार का हिस्सा रहे, यानी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे? इसके अलावा पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद को सबसे ज्यादा सांप्रदायिक बातें कहने वाला मुख्यमंत्री साबित करने की कोशिश की है। चर्चा यहां तक होती है कि दिल्ली का भरोसा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा असम के मुख्यमंत्री पर है। इसलिए अलग अलग राज्यों में जब किसी को गिरफ्तार करवाना होता है, किसी को कानूनी शिकंजे में कसना होता है, तो मामला असम में दर्ज होता है। पिछले दिनों आपने देखा था कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर असम पुलिस ने किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लेने की कोशिश की। इसके साथ ही आजकल हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों और नेताओं को बाबर का करीबी बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाबर जो सैकड़ों साल पहले मर चुका है, उस बाबर के नाम पर आज किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, इसका बेहतरीन नमूना देख लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अशोक गहलोत के बारे में कहा है कि वो सारी दुनिया घूमते हैं लेकिन वे रामलला के मंदिर नहीं जाते, वहां दर्शन नहीं करते। उन्हें लगता है कि रामलला के दर्शन करने से बाबर नाराज हो जाएगा। पता नहीं उन्हें बाबर तथा औरंगजेब से क्या प्रेम है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में हिंदुत्व को आने नहीं दूंगा। क्या हिंदुत्व तुम्हारा इंतजार करेगा? हर घर में हिंदू हैं, मैंने हिंदू होकर जन्म लिया और हिंदू होकर मरूंगा। आगे उन्होंने यहां तक कहा कि राजस्थान यदि आधिकारिक रूप से हिंदू प्रदेश बनता है तो मुझे खुशी होगी। यदि राजस्थान में हिंदू तंत्र नहीं चलेगा तो क्या बाबर तंत्र चलेगा? मगर सवाल तो यह है कि जो बाबर और औरंगजेब सैकड़ों साल पहले मर चुके हैं, उनका तंत्र कैसे चलेगा और वो कैसे नाराज हो सकते हैं किसी से? यहां सवाल यह भी है कि एक तरफ तो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान में हिंदू तो लाने नहीं देना चाहते और दूसरी तरफ खुद ही बता रहे हैं कि यहां पर हर घर में हिंदू है। गजब की बतौलेबाजी चल रही है भाई। आगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां तक कहा कि राजस्थान में पेपर लीक करने वालों को फांसी पर लटकाओ तथा अपराधियों को फांसी पर लटकाने का तरीका नहीं जानते तो हमें बुला लेना, हम सिखा देंगे। अब सवाल यह है कि किस अपराधी को फांसी की सजा देनी है, किसे नहीं देनी है, इसका फैसला तो कोर्ट करता है, माननीय जज करते हैं। तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जज भी हैं? और इसके अलावा फांसी देने का तरीका क्या होता है यह तो जल्लादा जानता है। तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, वो खुद को जल्लाद बताने की कोशिश कर रहे हैं? और इन सब के बाद वो ये कह रहे हैं कि हमसे पूछ लो कि फांसी लगाने का तरीका क्या है। और यदि पेपर आउट कराने वालों को फांसी पर चढ़ाना ही है तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में टीईटी का पेपर आउट हुआ था। इसके साथ ही जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पर पेपर आउट की कितनी सारी घटनाएं होती हैं और कितना अपराध होता है, इसका आंकड़ा भी एक बार असम के मुख्यमंत्री निकाल लेते तो कितना अच्छा होता। सबसे पहले तो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को बताना चाहिए कि अपराधियों को सजा कैसे देनी है, और कहीं नहीं तो गुजरात में जाकर ही बता देते। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया। बता दीजिए गुजरात की सरकार को कि फांसी कैसे दी जाती है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, भाषण देते देते असम के मुख्यमंत्री की जबान फिसल गई और कहने लगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लाइए, ये मोदी जी का चुनाव है। हालांकि जबान का फिसलना किसी के साथ भी हो सकता है, मगर जो बातें सोच समझकर बोली जा रही हैं वे जबरदस्त आलोचना करने के लायक हैं। असम के मुख्यमंत्री को राजस्थान में जाकर यह बताना चाहिए कि यदि वहां की कांग्रेस सरकार 500 में सिलेंडर दे रही है तो क्या वो 300 रुपए में देंगे? यदि राजस्थान की सरकार 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रही है तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा लोगों को बताएंगे कि उनकी सरकार आने पर वो 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा करते हैं? क्या वो रोजगार देने का वादा करते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये मोदी जी का चुनाव है। तो सवाल यह है कि जरा पूछ कर बताइए कि राजस्थान में जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था वो बना कि नहीं। एक सवाल और पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014
2014 में जो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे, उसमें राजस्थान का जो हिस्सा था वहां के युवाओं को मिला कि नहीं मिला, और 15 लाख तो मान लीजिए जुमला ही था। अपने भाषण के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि हिंदू लोग सरतन से जुदा नहीं करते, मगर सवाल यह है कि नासिर और जुनैद के साथ जो हुआ, क्या वो किसी सरतन से जुदा से कम है क्या? मणिपुर में जो हो रहा है, क्या असम के मुख्यमंत्री उसके बारे में एक शब्द भी बोल पाएंगे? क्या वो बताएंगे कि अपने पड़ोसी राज्य को महीनों से जलता देख उन्होंने क्या किया? क्या असम के मुख्यमंत्री के पास मणिपुर में मारे जा रहे सैकड़ों लोगों की आत्माओं को कहने के लिए कुछ है? मगर कुल मिलाकर एक बात साफ नजर आती है कि बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके से जनता के असल मुद्दों से दूर हो रहे हैं और घूम घूम कर सांप्रदायिक राजनीति की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यह मामला दर्शाता है कि उन्होंने भी यह मान लिया है कि जनता के मुद्दों पर वोट मांगने की स्थिति में नहीं है और आखिरी सहारा सांप्रदायिक राजनीति ही बची है। वरना असम के मुख्यमंत्री को अन्य राज्यों में जाकर यह बताना चाहिए कि असम में उन्होंने क्या क्या बेहतर कर दिया है, असम में उन्होंने कितनी स्मार्ट सिटी बना दी है, कितने हजार या लाख लोगों को रोजगार दे दिया है, कितने लोगों को नौकरी दे दी है। बाकी असम से भी किस तरीके से अपराध की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, ये भी आप सब जानते हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री के बारे में एक बात और आपको बता दें, पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जाकर इन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कही थी जिन्हें लेकर असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत शौकिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मध्य प्रदेश में सार्वजनिक रैली के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा पर कथित तौर पर नफरती बयानबाजी यानी भाषणबाजी करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि शर्मा ने खुले तौर पर दिल्ली में सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास को आग के हवाले करने का आह्वान किया था। यहां एक बात और समझने वाली है, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में नीरव मोदी, ललित मोदी तथा मोदी सरनेम को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में क्या क्या हुआ, कितनी दौड़ भाग हुई, कितना बवाल मचा, ये आप सब जानते हैं। अब सवाल यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, भारत की सबसे पुरानी पार्टी को गद्दार बता रहे हैं, इसके साथ ही सरेआम सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ देश के लोगों को कानूनी कार्यवाही की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या जो सत्ता में है उन्हें छूट मिली हुई है कि कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CRM सुंदरम ने एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने लोकसभा तथा विधानसभा में SC/ST के आरक्षण के संबंध में संविधान के 104वें संशोधन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह मामला संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि 104वां संविधान संशोधन है क्या। दरअसल भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में SC/ST के साथ साथ एंग्लो इंडियन के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष तक के लिए कर दिया गया, यानी 10 साल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया, यानी कि SC/ST को आरक्षण 2030 तक मिलता रहेगा। एक बात और बता दें, इस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त भी कर दिया गया। अब भारत में एंग्लो इंडियन के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होती। इसी मामले को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी DY चंद्रचूड़ ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई के लिए एक संविधान पीठ का गठन भी कर दिया है। इस संविधान पीठ में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़, इनके अलावा जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MM संद्रेश, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट 21 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी। यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हमारा जो भी निर्णय होगा वो केवल इसी संविधान संशोधन पर लागू होगा, यानी 104वें पर। इसके पहले किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर इसका कोई असर या प्रभाव नहीं होगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला यदि आरक्षण के विरुद्ध आता है तो इसका प्रभाव उन संशोधनों पर नहीं पड़ेगा जो इससे पहले किए गए थे। इसका असर केवल हाल ही में जो मोदी सरकार के दौरान किया गया है 104वां संविधान संशोधन, उस पर ही होगा, जिसके तहत आरक्षण की अवधि को 70 साल से बढ़ाकर 80 साल तक के लिए कर दिया गया था। यानी कि SC/ST आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। आगे इस मामले पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी। जो फैसला होगा वो हम आपको बताएंगे। पिछले दिनों बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। मामला था अभिनेताओं के नाम, छवि, आवाज तथा झक्कास नारे सहित व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का दुरुपयोग करना। आप अक्सर देखते होंगे कि नामचीन लोगों की स्टाइल का कॉपी करके या फिर उनकी आवाज को कॉपी करके लोग व्यावसायिक लाभ उठाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, किसी चीज का प्रचार करते हैं। कोई अमिताभ बच्चन की आवाज को कॉपी करता है तो कोई उनकी हुलियों को कॉपी कर लेता है, उसी तरह से फ्रेंच कट दाढ़ी वगैरह सब लगा लेता है तामझाम। उसी तरह से अनिल कपूर का जो फेमस डायलॉग है झक्कास, उसका भी दुरुपयोग का मामला सामने आया था। इसे लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पर न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने अनिल कपूर के मामले में सुनवाई करते हुए अनेक वेबसाइटों तथा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ आदेश पारित किया और इन चीजों के दुरुपयोग पर रोक लगा दी, यानी कि व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। और यह भी कहा कि
कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है, लेकिन ये तब अवैध हो जाएगा जब वो सीमा पार कर जाएगा। इसके द्वारा व्यक्तिगत व्यक्तित्व अधिकारों को धूमिल या खतरे में डाला जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायालय व्यावसायिक उपयोग के लिए वादी के नाम, आवाज, संवाद, छवि का अवैध तरीके से उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकती। अदालत व्यक्तित्व के इस तरह के दुरुपयोग पर आंखें भी नहीं मूंद सकती। अब जब एक हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला दे दिया है तो आम जन को सावधान हो जाना चाहिए, खासकर वो लोग जो किसी नामचीन सेलिब्रिटी की चीजों का व्यावसायिक प्रयोग करते हैं, वो एकदम न करें, अन्यथा संकट में पड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इतना ही। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।